हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षक अकेडमी। आज हमारा बेसिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 है, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं इंटरनल कंबशन इंजन की। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा ही आज के डेट में मैन मेड पॉल्यूटेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्यों है मैन मेड? क्योंकि ये जो मोटर व्हीकल्स हैं, है ना, हर तरह का, मतलब स्कूटर आप देख लीजिए, कार देख लीजिए, कोई भी जो इंजन है, इंटरनल कंबशन इंजन है उसके अंदर, और वो उसी में यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, तो उससे क्या हो रहा है, उससे वहाँ पे कंबशन हो रहा है और जिसकी वजह से रिलीज़ कर रहे हैं बहुत सारे मतलब कि हार्मफुल गैसेस को। ठीक है, तो हार्मफुल गैसेस को जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स, बहुत ज़्यादा ही कंबशन जो हो रहा है तो हाइड्रोकार्बन्स रिलीज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है मतलब बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, इसलिए मैन मेड पॉल्यूटेंट्स के नाम से ये जाना जा रहा है। क्योंकि ये हमारी ही मतलब कि हमारे लिए ये फैसिलिटीज़ हैं जिसके अंदर से हम अपने ही लिए क्या कर रहे हैं, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स पैदा कर रहे हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले बात करते हैं क्या, इंटरनल कंबशन इंजन। ठीक है, इंटरनल कंबशन इंजन, तो ये क्या है? मेजर मैन मेड एयर पॉल्यूटेंट। ठीक है, ये है वन ऑफ द मेजर पॉल्यूटेंट्स जो कि मैन मेड है। ठीक है ना, उसमें आता है ये इंटरनल कंबशन इंजन। अब क्या है, इट इज़ द, ये जो मतलब ये है क्या चीज़, ये इस तरह का इंजन है जो कि यूज़ किस में हो रहा है, मोटर कार्स में, मोटर व्हीकल्स में यूज़ हो रहा है, स्कूटर्स है, ऑटो रिक्शाज हैं, है ना, उसमें क्या हो रहा है, ये यूज़ हो रहा है। तो इसके बारे में लिखते हैं कुछ पॉइंट्स। दे आर यूज्ड फॉर मोटर कार्स, ऑटो रिक्शाज, स्कूटर। ठीक है, मोटर कार्स, ऑटो रिक्शाज, स्कूटर, बसेस, प्लेन्स, ट्रक्स, बसेस, प्लेन्स, ट्रक्स एट्सेट्रा। ठीक है, इन सब में क्या यूज़ हो रहा है, इंटरनल कंबशन इंजन यूज़ हो रहा है। ठीक है, जिस तरह जो भी इस तरह के व्हीकल्स हैं, आप मोटर व्हीकल्स बोल सकते हैं इसको, इन सब को। ठीक है, जिसके अंदर इंटरनल कंबशन इंजन यूज़ हो रहा है। अब क्या है, इनके अंदर क्या होता है कि कुछ फ्यूल्स हैं, जैसे कि कुछ फ्यूल्स लाइक केरोसिन, पेट्रोल एंड डीजल मान लीजिए। ठीक है, ये क्या हो रहे हैं, जल रहे हैं, है ना, बर्न किया जा रहा है, इनको बर्न किया जा रहा है, तो रिलीज हो रहा है कुछ गैसेस का, जो कि बहुत हार्मफुल है हमारे लिए। ठीक है, जो कि हमने एयर पोल्यूशन के अंदर देख लिया कौन कौन सी गैसेस हैं, उनके सोर्सेस में ही देख लिया था हमने। ठीक है, तो ये जब बर्न किया जाता है तो बहुत ज़्यादा स्मोक होता है। ठीक है, when लिखिएगा, when
fuels like kerosene, petrol, diesel burnt, then lot of smoke releases, ठीक है। स्मोक बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, जो कि कहाँ जाता है, या आप ऐसे लिख सकते हैं, स्मोक रिलीज्ड इनटू एयर या एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये बात हो गई इसके अंदर, ठीक है। ये पॉइंट्स हो गए। ये तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि मैन मेड एयर पॉल्यूटेंट है, ठीक। उसके बाद क्या है, ये यूज़ हो रहा है इंजन किस में, मोटर कार्स, ऑटो रिक्शाज, ठीक है ना, यूज़, ठीक है। बस, प्लेन्स, ट्रक्स, जितने भी मोटर से ड्राइव करते हैं, मोटर से चलने वाली चीज़, ठीक है। अब उस जिसके अंदर ये इंजन यूज़ हो रहा है, ठीक है ना, तो उसकी बात है। व्हेन फ्यूल्स लाइक केरोसिन, पेट्रोल, डीजल बर्न, देन लॉट ऑफ स्मोक जो है वो क्या होता है, लॉट ऑफ स्मोक जो है वो रिलीज़ होता है और क्या करता है, एटमॉस्फेयर में जाके डिज़ोल्व हो जाता है, घुल जाता है और वो एयर पोल्यूशन फैलाता है। अब देखिए, अब इसमें जो है, अब देख रहे हैं कि ये सिटीज़ में, मैंने आपको बताया था कि सिटीज़ और अगर विलेज का आप कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको पोल्यूशन मिलेगा सिटीज़ के अंदर। इसी सब वजह से, क्योंकि ज़्यादा वहाँ पे मोटर व्हीकल्स चलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्यूल्स जो है बर्न हो रहा है और उससे रिलीज़ हो रहा है बहुत सारा स्मोक, यानी हाइड्रोकार्बन्स जो है वो रिलीज़ होते हैं, ठीक है। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सब चीज़ का रिलीज़ होता है यहाँ पे, जितने हार्मफुल गैसेस हैं, ठीक है। क्योंकि हमने सोर्सेस एंड इफ़ेक्ट्स में देख लिया था एयर पोल्यूशन के, ठीक है। तो ये बात होगी इंटरनल कंबशन इंजन से रिलेटेड, कि इस तरह से ये क्या होते हैं, हार्मफुल है हमारे लिए, ठीक। तो अब इसको आप नोट करिए। इसके बाद हम कंट्रोल मेथड्स देखते हैं कि किस तरह से रिड्यूस किया जा सके, किसको मतलब कि इंटरनल कंबशन इंजन का यूज़ जो हम कर रहे हैं उसको किस तरह से पॉल्यूशन लेस बना सके। पॉल्यूशन फ्री एकदम तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कर सकते हैं, है ना। लेकिन पहले थोड़ा थोड़ा रिड्यूस किस तरह से किया जाए, क्या ऐसी चीज़ें की जाए, है ना, कोई पॉइंट लिया जाए जिससे कि हम कुछ वर्क कर सकें एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए, ठीक है। जो कि किसकी वजह से हो रहा है, इंटरनल कंबशन इंजन की वजह से। इसको नोट करिए। अब देखिए, अब क्या कर रहे हैं हम, कुछ मेथड्स हैं जिससे हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं एयर पोल्यूशन को, जो कि किसकी वजह से हो रहा है, इंटरनल कंबशन इंजन की वजह से। तो हेडिंग डालेंगे methods to reduce air pollution caused by internal combustion engine, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट, किस तरह से हम रिड्यूस कर सकते हैं, बाय यूजिंग इंजन विथ बेटर डिज़ाइन, बाय यूजिंग इंजन्स with better design, ठीक है, बेटर डिज़ाइन। अब देखिए इसमें क्या होगा कि हम इंजन को किस तरह से बेटर डिज़ाइन करें जिससे कि हमारा जो फ्यूल है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, हाइड्रोकार्बन्स हो गए, है ना, ये सब चीज़ों का रिलीज़ हो रहा है इस इंजन को यूज़ करने से,
तो उससे हम कुछ ऐसा करें ना कि इस तरह से डिज़ाइन करें कि कम से कम एक तो क्या हो कि रिलीज़ हो उसका, ठीक है ना, मतलब कि इंजन को बेटर डिज़ाइन से यूज़ करें जिसके अंदर कि हम पोल्यूशन को कम से कम, यानी कि कैसे करेंगे कम से कम, जो रिलीज़ हो रहा है उसमें हार्मफुल गैसेस रिलीज़ हो रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, कुछ भी वहाँ पे जो हार्मफुल गैसेस रिलीज़ हो रही हैं, तो उसको हम किस तरह से जो है कम कर सकें, है ना, कुछ इस तरह का डिज़ाइन किया जाए। ठीक है, बात समझ आ रही है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, बाय यूजिंग सुइटेबल कैटलिस्ट इन द फ्यूल, बाय यूजिंग सुइटेबल कैटलिस्ट इन द फ्यूल। अब देखिए जो कंबशन होता है वहाँ पे, तो उसमें फ्यूल का जो कंबशन होता है तो उसके अंदर कैटलिस्ट जो है होते हैं प्रेजेंट। तो ऐसे कैटलिस्ट को लिया जाए जिसमें कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो सके, क्या हो सके, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो सके, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो सके, इस तरह का हमें कैटलिस्ट सुइटेबल जो होगा वो चूज़ करना चाहिए। ये बात हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, बाय मिक्सिंग द एग्जॉस्ट गैस with more air, by mixing the exhaust gases with more एयर, तो क्या था, बाय मिक्सिंग द एग्जॉस्ट गैसेस विथ मोर एयर, एंड एग्जॉस्ट गैसेस कौन कौन सी जो रिलीज हुई है, एग्जॉस्ट हुई है ना, तो मोर एयर एंड देन बर्निंग, या फिर एंड देन बर्निंग दैम, या बर्निंग दैम। देखिए ये क्या होगा, अब जो हमारा इसमें हार्मफुल गैसेस जो रिलीज़ हो रही थी, तो रिलीज़ होने में क्या हुआ कि वो एटमॉस्फेयर के अंदर डायरेक्ट जा रही है ना, तभी तो एयर पोल्यूशन हो रहा है। तो अब ये चीज़ यहाँ पे समाधान निकाला गया कि ये कर सकते हैं कि एग्जॉस्ट गैसेस जो भी हैं, मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन जो भी हैं, तो उनको पहले जब वो निकले ना एग्जॉस्ट हो, वैसे ही उसको ना ज़्यादा एयर दे करके बर्न कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए, जला देना चाहिए, बर्न कर देना चाहिए। मोर एयर के साथ उनको बर्न कर दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए तो वो बर्न हो जाएगा, है ना, और उसको जो है बर्न कर दिया जाए, और वो बर्न करने के बाद क्या होगा, थोड़ा लेस टॉक्सिक हो जाएगा, यानी कि पॉइजनस कम हो जाएगा। तब उसके बाद वो एटमॉस्फेयर में चला जाए तो क्या होगा कि हम जो जितना पहले हो रहा था कि वो डायरेक्ट जा रहा था एटमॉस्फेयर के अंदर, वो सारी गैसेस डायरेक्ट जा रही थी, अब जो है हम उसको कम, लेस टॉक्सिक बना रहे हैं, यानी कि लेस पॉइजनस बना दे रहे हैं। पहले ही ज़्यादा एयर दे करके बर्न कर दे रहे हैं, ज़्यादा एयर दे के उसको मिक्स करके बर्न कर दे रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कर रहे हैं, लेस टॉक्सिक बना दे रहे हैं। बात समझ आई? चलिए फोर्थ पॉइंट, एक और पॉइंट देख लेते हैं, बाय इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ गैसोलीन, बाय इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ गैसोलीन, ठीक है। अब देखिए गैसोलीन क्या होता है, गैसोलीन जो है वो स्मोक जो निकल रहा है ना, बर्न होने से, कंबशन होने से स्मोक जो निकल रहा है, वो स्मोक को वो कम से कम करेगा, है ना।
यानी कि जो गैसोलीन आप ले रहे हैं उससे क्या हो रहा है कि ना स्मोक कम निकल रहा है, ठीक है, कम करता है, वो लेस स्मोक एमिट करता है, ठीक है। क्या कर रहा है ये, लेस स्मोक एमिशन हो रहा है इसके वजह से, यानी कि कम स्मोक एमिशन होगा। और जब अच्छी क्वालिटी का आप लीजिएगा तो वो और कम करेगा स्मोक को, ठीक है, क्योंकि उसका काम ही है स्मोक को लेस करना, ठीक है। ये बात हो गई। अब क्या है, एक और चीज़ है, बाय यूजिंग कैटालिटिक कन्वर्टर, बाय यूजिंग कैटालिटिक कन्वर्टर, ठीक है। अब देखिए कैटालिटिक कन्वर्टर क्या हो रहा है, क्या करता है। देखिए कैटालिटिक जो कन्वर्टर है वो हमारा क्या कर रहा है कि पहले देखिए कैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड किस तरह से निकल रहा था। अब जब हम पहले प्रोसेस ये समझिए कि हाई टेम्परेचर पे, ठीक है ना, हाई टेम्परेचर पे जो है जो कार के अंदर रनिंग कार है ना, चल रही है गाड़ी, तो क्या हो रहा है, गर्म हो जाता है वहाँ पे। तो हाई टेम्परेचर पे वहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा वहाँ पर रिलीज़ हो रहा है क्या, जैसे कि उसके अंदर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, गैसेस, वो क्या कर रहा है, रिएक्शन हो जा रहा है उनका हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। जैसे रनिंग कार का अगर आप देख लें एग्जांपल, तो उसमें क्या है कि रिएक्शन हो जा रहा है रनिंग कार के अंदर जो है नाइट्रोजन का, या नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो उसके अंदर जो रिएक्शन हो रहा है हाई टेम्परेचर पे वो क्या फॉर्म कर ले रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड में फॉर्म कर जा रहा है, जो कि आप जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में जाएगा तो कितना ज़्यादा नुकसान है उसका, क्योंकि हम देख चुके हैं उसको, ठीक है। तो वो क्या होता है, कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है, वो ऐसा काम करता है कि उसको एमिशन जो होता है ना नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का या कार्बन डाइऑक्साइड, किसी भी हार्मफुल गैसेस का, उसको वो रिड्यूस करता है, उसके एमिशन को क्या करता है, उसके एमिशन को रिड्यूस करता है। तो आप क्या लिख सकते हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर को देखिए आप ये लिख सकते हैं, यूज्ड टू रिड्यूस emission of nitrogen oxides, carbon monoxides, etc. and other harmful gases, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है उसके एमिशन को, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप ऐसा अगर मतलब हम ऐसा कर सकते हैं, अगर ऐसा करते हैं तो उससे हम क्या कर रहे हैं, इंटरनल कंबशन इंजन की वजह से जो एयर पोल्यूशन हो रहा है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। ये बात हो गई। अब आप इसको नोट करिए और हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है, इसको नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड की क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस जो है वो क्या कर रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट ला रहा है। तो हम जो टॉपिक अब कर रहे हैं वो हम करेंगे कॉजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन हाउस
इफ़ेक्ट्स या फिर गैसेस इफ़ेक्ट्स, मतलब हम बात करने वाले हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स के बारे में, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कॉजेस, देखिए आपके सिलेबस में इसी तरह से है, कॉजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लेशन के बारे में आपको पढ़ना है और ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में, या ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस ही लिख लीजिए, ठीक है। ये पूरा ओवरऑल प्रोसेस रहेगा ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इससे रिलेटेड ग्रीन हाउस इफेक्ट्स क्या है, ठीक। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट से आप जो पर ईयर देख रहे हैं कि टेम्परेचर हमारा जो टेम्परेचर है ना, वो बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ठीक है। उससे क्या हो रहा है, जैसे कि मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूँ, ऐसे बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस है, जैसे मीथेन है, ठीक है ना, नाइट्रस ऑक्साइड है, और आपको कार्बन डाइऑक्साइड मेनली यहाँ पे हम उसी से एक्सप्लेन करने वाले हैं किस तरह से होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जिस तरह से उसका रेट बढ़ता चला जा रहा है, तो पर ईयर क्या है कि टेम्परेचर भी हमारा बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, इफ़ेक्ट्स मैं बता देती हूँ कि क्या होगा, कॉज तो अभी हम पढ़ेंगे, उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, उससे क्या रिजल्ट आएगा। कहने का मीन्स है कि उसका उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारे अर्थ पर क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारे एटमॉस्फेयर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारे इन्वायरमेंट पे। तो ये फ़र्क पड़ेगा कि टेम्परेचर जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि वार्म होता जा रहा है, अर्थ सरफेस वार्म होता जा रहा है, यानी कि गर्म होता जा रहा है। तो जिससे क्या होगा कि जो ग्लेशियर्स आप देख रहे हैं, जो बर्फीली जो ग्लेशियर्स है, ठीक है, और वो और भी जो भी आइस कैप्स हैं, तो वो सब क्या होंगे, मेल्ट होते जाएंगे। मेल्ट होने से क्या होगा कि जो भी एरियाज़ ऐसे हैं जो लो लाइंग हैं, यानी कि जो निचला हिस्सा है, वहाँ पर क्या होगा कि फ्लड आ जाएगा, फ्लड आएगा, बर्बादी हो जाएगी। समझ आ रही है बात। तो ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ये है, जो कि ग्रीन हाउस गैस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या है कि उससे टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब बात करते हैं कॉजेस की, कैसे बढ़ रहा है। तो बढ़ कैसे रहा है कि जो सन है, ठीक है ना, सबसे पहले हम पॉइंट्स देख लेते हैं कुछ, उसके बाद हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। बहुत इजीली हम लिखेंगे उसको जब हम समझ लेंगे उसके बाद, ठीक है। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स के बारे में मैं बता रही थी, कॉज क्या है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो है मेन कॉज, ठीक है। अब वो कैसे है वो मैं बताती हूँ। सन रेज के पास है ना, सन जो रेज आ रही हैं, सन रेज के अंदर 3 तरह की रेडिएशंस हैं। दैट इज यूवी रेडिएशन, विच इज अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, ठीक। फिर है विजिबल रेज, भी आप कह सकते हैं, यूवी रेज, विजिबल रेज, ठीक है ना। फिर इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है। तो ओजोन क्या करता है ना स्टूडेंट्स, ओजोन लेयर, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ओजोन क्या कर रहा है, ओजोन लेयर वो एब्जॉर्ब कर रहा है, सॉरी, वो एब्जॉर्ब कर रहा है क्या, यूवी रेज, यानी यहाँ मैं लिख देती हूँ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आप जानते हैं कि जिसकी वजह से अभी हम ओजोन पे भी बात करेंगे, ठीक है ना, ओजोन पे भी हम इस यूनिट में बात करने वाले हैं इसके बाद, ठीक है। तो उसमें भी आप देखिए कि अल्ट्रा वायलेट किस रेडिएशंस जो है या रेज जो है वो हमारे लिए कितना हार्मफुल है, ठीक। तो ओजोन लेयर क्या कर रहा है कि एब्जॉर्ब करता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को या रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है, और क्या करता है, एंड allow the visible rays या visible radiations and infrared
radiations to pass through या to pass towards एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर में पास होने देता है किस किस को? विजिबल रेडिएशंस या विजिबल रेस को एंड इंफ्रारेड रेडिएशंस को, और वो एब्जॉर्ब कर लेता है यूवी रेस को। ठीक, ओजोन लेयर का ये काम है। अब क्या हो रहा है कि इंफ्रारेड, अब देखिए, अब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कौन प्रेजेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड। वो क्या करेगा? ड्यू टू द short wavelength of infrared रेज। देखिए, इंफ्रारेड रेज की पहले समझ लीजिए, इंफ्रारेड रेज जो है उसकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो शॉर्ट वेवलेंथ जो है इंफ्रारेड रेज की है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर से, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, तो उस लेयर से वो इजीली, शॉर्ट वेवलेंथ होने की वजह से इजीली क्या कर रहा है? पास कर जा रहा है ना, इजीली क्या कर जा रहा है? उससे पास कर जा रहा है। तो क्या लिखेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर ड्यू टू द शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड रेज these rays easily passed through the layer of CO2। ठीक है, तो अब इससे पहले एक चीज़ और जानना ज़रूरी है कि इंफ्रारेड रेज क्या कर रही है। इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो क्या कर रहा है कि हीटिंग इफेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट्स जो भी प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर या अर्थ के ऊपर, वो उस पर हीटिंग इफेक्ट कॉज कर रहा है। ठीक है, तो इंफ्रारेड रेज ऐसे क्या कर रहा है? वो अर्थ पर जब आ रहा है तो वो क्या कर रहा है? ये हीटिंग इफेक्ट देता है, कॉज heating effects to the objects in atmosphere या फिर अर्थ में। ठीक है, इसका काम ये है, इंफ्रारेड रेडिएशंस जो आ रही है वो हीटिंग इफेक्ट पैदा कर रही है वहाँ पे। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट पैदा कर रही है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड है पहले से प्रेजेंट इतना ज़्यादा। अब आप ये सोचिए, कार्बन डाइऑक्साइड से ये पास कर जा रहा है। क्यों पास कर जा रहा है? क्योंकि उसकी वेवलेंथ शॉर्ट है। ठीक, पास कर जा रहा है इजीली। तो आप ये चीज़ देखिए कि कितना ज़्यादा, अगर मान लीजिए CO2 ज़्यादा रहेगा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा पास करेगा कौन? इंफ्रारेड ज़्यादा पास करेगा। तो ज़्यादा पास करेगा तो उससे क्या होगा? हीट हो जाएगा अर्थ सरफेस। क्या होगा? हेंस CO2 if more CO2 या फिर present in atmosphere, results क्या होगा उसका रिजल्ट? रिजल्ट्स मोर हीटिंग इफेक्ट। वो कैसे होगा ये बार बार एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा।
हीटिंग इफेक्ट्स कैसे? क्योंकि वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ, या आप ये कहिए पासिंग ऑफ मोर इंफ्रारेड रेडिएशन। देखिए ये जो है मोर हीटिंग इफेक्ट्स क्यों हो रहा है, हीटिंग अप द अर्थ सरफेस, है ना, यही है। वो किसकी वजह से हो रहा है, पासिंग ऑफ मोर इंफ्रारेड रेडिएशन। मोर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर रिजल्ट्स इन मोर इंफ्रारेड रेडिएशन टू पास थ्रू देम, ठीक है। अब क्या है, उसका रिजल्ट आएगा कि हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हीट करेगा। मतलब इसका क्या है, हीट्स या फिर हीटेड अप द अर्थ सरफेस। ये क्या करेगा, अर्थ सरफेस को हीट कर देगा। अब यही होता है क्या स्टूडेंट्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, या ग्लोबल वार्मिंग भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है ग्रीन हाउस, इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, ठीक है। ये इफेक्ट्स जिससे कि इंफ्रारेड का ट्रैपिंग हो रहा है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में है वो क्या कर रहा है, हीट कर रहा है सरफेस को, अर्थ सरफेस को, ठीक है। जिसकी वजह से मैंने क्या बताया आपको स्टार्टिंग में ही कि पर ईयर जो है कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, ठीक है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, क्या होगा कि धीरे धीरे आप देख रहे हैं, सुनते होंगे कि अब बर्फ़ पिघल रही है, तो पिघलते पिघलते वो लिक्विड में चेंज होगा, तो वो क्या होगा, वो फ्लड के तरह आएगा ना, बाढ़ आ जाएगी हर जगह पे, ठीक है। तो ये है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स। अब कुछ ग्रीन हाउस गैसेस अलग भी हैं, उनको भी लिख लेते हैं। आप इसको नोट करिए, जैसे कि मीथेन है। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं है, अब और भी चीज़ें हैं जो वार्मिंग कर रही हैं, है ना। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, CFCs यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। ये सब भी क्या कर रही हैं, ये गैसेस भी ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स ला रही हैं, यानी कि हीटिंग कुछ ज़्यादा हो रहा है, वार्मिंग ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से अर्थ सरफेस पर जो है वार्मिंग ज़्यादा हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, और हमारा यही इफ़ेक्ट होगा कि ग्लेशियर्स वगैरह जो है वो पिघलने लग जाएंगे। तो इसको आप करिए, उसके बाद एक दो पॉइंट और उससे रिलेटेड हम लिख लेते हैं कि कॉजेस क्या है, इफ़ेक्ट्स क्या हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ पॉइंट लिख लेते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स से रिलेटेड, ठीक है। जैसे कि ये क्या होता है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में, यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिएगा, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स, इसके बारे में पॉइंट्स लिख रहे हैं, और फिर नीचे इफ़ेक्ट्स लिखेंगे, क्या आखिर उसका रिजल्ट आ रहा है। तो इसमें है, ये क्या चीज़ है, इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कह सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, है ना। इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कह सकते हैं। कैसे, क्योंकि अभी हमने समझा ना किस तरह से वार्म कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे एन ओवरऑल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर, इसको एन ओवरऑल
increase in average temperature किसकी वजह से बढ़ रहा है? ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से बढ़ रहा है। और किसका बढ़ रहा है? अर्थ का। ऑफ द अर्थ बाय ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, या आप ये लिख सकते हैं अर्थ का जो है, ये तो हो गया ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, आपने ये लिख लिया। ठीक है, अब आप नेक्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट caused by green house gases like methane, carbon dioxide, and other कार्बन डाइऑक्साइड और क्या है CFCs, जो मैंने यहाँ पे लिखवाया है। ठीक है, यानी क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स। ठीक है, क्लोरो कार्बन्स, सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, ये हो गए। इनकी वजह से क्या हो रहा है? ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। अब देखिए, अब एक और पॉइंट क्या लिखना चाहिए कि इफेक्ट क्या है हो रहा है। ठीक है ना, तो इफेक्ट्स में आप ये लिखिएगा मोर वार्मिंग ऑफ टेम्परेचर leads to the melting of glaciers, polar ice caps, ठीक है, पोलर आइस कैप्स, एंड देन it will result in flooding in low-lying areas. low-lying areas यानी कि कहने का मतलब क्या है? जो हमने समझा है, जो हमने समझ लिया है ऑलरेडी, वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है। मोर वार्मिंग अप टेम्परेचर लीड्स टू द, क्या होगा इसकी वजह से? मेल्टिंग होगी ग्लेशियर्स की, पोलर आइस कैप्स की, और वो उसका रिजल्ट क्या होगा? इन फ्लडिंग, इन मतलब कि रिजल्ट्स इन, इट विल रिजल्ट इन फ्लडिंग। ठीक है, फ्लड आएगा कहाँ? लो लाइंग एरियाज में, फ्लडिंग ऑफ। ठीक है, फ्लडिंग ऑफ होगा ऑफ मैनी लो लाइंग
एरियाज। तो ये हमने देख लिया कॉजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, कौन कौन सी है ग्रीन हाउस गैसेस, हमने पूरा प्रोसेस देख लिया क्या होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, है ना। सन की रेज कितनी है और कितनी पास होती है, कितनी आगे जाती है, मतलब पास होती है या कितनी रुक जाती है, कौन उसको, ये ओजोन लेयर किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट्स या आप ग्लोबल वार्मिंग भी कह सकते हैं कि उससे रिलेटेड हमने बात कर ली है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, किसकी वजह से बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड या अदर और भी जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनकी वजह से। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में ओजोन लेयर डिप्लेशन के बारे में बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।